Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियां लेकर आपके सामने हाजिर हूं और आज रविवार की सुबह एक दुखद खबर के साथ। जी हां, बॉलीवुड की चांदनी कही जाने वाली अदाकारा श्रीदेवी का निधन हो गया है। आज सुबह सुबह ये खबर मिली है और इससे बॉलीवुड में शोक की लहर है। साथ ही जो राजनेता है उन्होंने भी दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, साथ ही कई और नेताओं ने भी ट्वीट करके अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से श्रीदेवी के निधन की खबर ने सबको हैरान कर दिया है, चाहे उनके चाहने वाले हों, चाहे कोई भी हो, हर किसी को ये खबर हैरानगी भरी लग रही है। आज जब मैंने ऑफिस आई और मैंने खबर देखी तो मुझे भी बहुत हैरानगी हुई कि श्रीदेवी 54 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वाकई ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है और कहा जा रहा है कि वो दुबई में थी और वहां पर उन्हें हार्ट अटैक आया अचानक से और वहीं उसी जगह उनका निधन हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ी खबर अभी बॉलीवुड से ही आ रही है कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया है। और आपको श्रीदेवी के बारे में बता दूं कि श्रीदेवी ने बहुत सी अच्छी फिल्में दी हैं, बहुत हिट फिल्में दी हैं। अभी तक उनका करियर लगातार बदस्तूर जारी था। उनकी इंग्लिश फिल्म की बात करूं जो उनकी सराहना की गई थी एक्टिंग को लेकर, और इससे पहले भी जब उन्होंने डेब्यू किया था बॉलीवुड में हिंदी सिनेमा में, तो उन्होंने कई ऐसी फिल्में दी हैं जो आज भी मील का पत्थर है। चाहे चांदनी की बात करूं, चाहे खुदा गवाह की बात करूं, हिम्मत वाला की बात करूं, बहुत सी मिस्टर इंडिया की बात करूं, बहुत सी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग से, अपने डांस से, अपने ड्रेसिंग सेंस से, अपनी स्माइल से दर्शकों का दिल जीता था। और जब 50 साल की उम्र पार करने के बाद भी श्रीदेवी ने अपनी वही चमक बरकरार रखी और आज वो दर्शकों के जहन में आज भी बरकरार थी। अपनी एक्टिंग से वो आज भी दर्शकों को रिझा सकती थी। और ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी एक और फिल्म आएगी जिसको उनके पति बोनी कपूर डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है वो फिल्म मुकम्मल नहीं हो पाएगी। ऐसे में बहुत बड़ी दुखद खबर है कि श्रीदेवी अब हमारे बीच में नहीं रही है। एक अनोखा सितारा बॉलीवुड ने खो दिया है श्रीदेवी के रूप में। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अगली खबर हम बताएंगे आपको, नीरव और मेहुल का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर खबर पब्लिश हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी को देश वापस लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर नीरव और मेहुल के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। वहीं ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को नीरव की 523.72 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली हैं और विदेश मंत्रालय ने 16 फरवरी को दोनों के पासपोर्ट निलंबित कर दिए थे और जवाब देने के लिए दोनों को 1 सप्ताह का समय दिया था। घोटाले रोकने को नियम सख्त करेंगे, ऐसा कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंक घोटाले रोकने के लिए नियमों को और सख्त किया जाएगा, साथ ही घोटालेबाजों को पकड़ने के लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन से भी पूछताछ करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पीएनबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के साथ ही कार्यकारी निदेशक से भी पूछताछ की है। इसके आगे ये खबर दे सकते हैं आप, यहाँ पर भारतीय बेटियों को खेलों में दोहरी सफलता मिली है। खेल की खबर को पब्लिश किया है हिंदुस्तान ने। अफ्रीका से T20 जीत का इतिहास रचा और यहाँ पर अरुणा को विश्व जिम्नास्टिक में कांस्य पदक मिला है और भारत पर पूरी नजर है। भागवत ने कहा, छोटी सी खबर है कि जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा संघर्ष करके आगे बढ़ा है और आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। उन्होंने आगरा के सुनारी में आयोजित समरसता संगम में भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के विस्तार से व्याख्या की है। इसके साथ ही ये अंशु प्रकाश के मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने उपराज्यपाल को इसमें मध्यस्थता करने को कहा है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट से उपजे विवाद के बाद शनिवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और पूरे मामले की विस्तार तरीके से जानकारी दी है। राजनाथ सिंह ने उपराज्यपाल से मध्यस्थता कर मामले को सुलझाने को कहा है। और आपको बता दो इसी बीच की कल दिल्ली पुलिस ने 10 सेकंड का वीडियो जारी किया था जिसकी खबर आई थी। उसमें बताया था कि किस तरह से अंशु प्रकाश के साथ रात के 12 बजे वारदात जो घटना घटित हुई थी, उसमें जो पूरी फुटेज जो 10 सेकंड का उन्होंने सीक्वेंस बताया था, उस सीक्वेंस में साफ साफ यही बयान किया गया था
कि आम आदमी पार्टी इस मामले की पूरी दोषी है और अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापा मारना इसी ओर इशारा करता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे खुशी है कि आप जांच करिए, मुझे खुशी है आप जांच करिए, लेकिन जस्टिस लोया केस में अमित शाह को लेकर भी जांच होनी चाहिए, तब देश और ज्यादा खुश होगा। कहीं ना कहीं जस्टिस लोया के केस को वो ले आए बीच में, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कटाक्ष किया कि आप मेरी जांच कर रहे हैं, करिए, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन और भी जो लोग हैं उनकी भी जांच करिए क्योंकि उनकी भी जांच बनती है। यहाँ पर केजरीवाल का साफ साफ कहने का मतलब था कि उनके निष्पक्ष काम नहीं हो रहा है, पक्ष रखा जा रहा है और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को शासन की सजा दी जा रही है। हमेशा ही आम आदमी पार्टी ही को लेकर ही इतना विवाद क्यों होता है, कहीं ना कहीं ये इशारा केजरीवाल का था इस बयान के पीछे। अगली खबर की तरफ रुख करूंगी मैं। अगली खबर दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर है, आधार बिना फंस जाएंगे बीमा और पीएफ के पैसे बंद हो जाएगा फोन। 139 सेवाओं और लाभ में लिंक कराना पड़ेगा आधार, बैंक खाता और एटीएम क्रेडिट हो जाएंगे ठप। क्रेडिट कार्ड और सुप्रीम कोर्ट अंतिम तारीख बढ़ा भी दे तो भी लिंक करना ही होगा। आपको बता दूं कि आधार को लिंक करने के लिए और मोबाइल फोन को बैंक खातों से आधार और मोबाइल फोन से आधार को लिंक करने के लिए पहले कोर्ट ने तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर की थी साल 2017 की, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाया गया है 31 मार्च 2018 तारीख मुकर्रर की गई है। इस तारीख तक आपको अपने मोबाइल फोन, अपने सिम को और अपने बैंक खातों को आधार से लिंक कराना होगा, नहीं तो आपका सिम जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, नंबर आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा और साथ ही जो आपका बैंक खाता है वो भी बंद कर दिया जाएगा। तो अभी 1 महीना बाकी है, तो जाइए अपने मोबाइल फोन और अपने अकाउंट को आधार से लिंक कराइए, बहुत जरूरी हो गया है अब आधार कार्ड। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की सभी सेवाओं, लाभ और किसी भी तरह की सब्सिडी के लिए आधार को 31 मार्च 2018 तक लिंक कराना जरूरी है। 31 मार्च के बाद यदि आपका मोबाइल नंबर, बैंक खाता, जीवन बीमा या मेडिक्लेम पॉलिसी, रसोई गैस नंबर आदि आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ये सेवाएं बंद हो सकती हैं। दरअसल तमाम मंत्रालयों ने 139 सेवाओं से आधार लिंक का सर्कुलर बीते दिसंबर में जारी किया था। इन योजनाओं में आधार से लिंक करने का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ऐसे में आप देख सकते हैं टोल फ्री नंबर से करें लिंक। अगर आप जा नहीं सकते हैं, बाहर कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आप टोल फ्री नंबर से अपने मोबाइल फ़ोन को लिंक कर सकते हैं और बैंक खाता ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक। अगर ऑनलाइन अकाउंट है तो अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं। रसोई गैस बुकिंग वाला नंबर डायल करें और इसके लिए आपको संबंधित गैस डीलर के पास जाकर आधार नंबर की कॉपी दे सकते हैं। इससे आपका जो रसोई गैस वाला नंबर है वो आधार से लिंक हो जाएगा। और पैन कार्ड इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएगा। पैन कार्ड को लिंक करना है तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा और पैन और आधार कार्ड डिटेल्स को सबमिट करें और अथॉरिटिकेशन प्रोसेस को पूरा करें। इसके लिए जो आपके रिटर्न भरते हैं उन सीए या कर सलाहकार को बोलना अधिक आसान होगा, वो इसे आसानी से पूरा कर देंगे। और म्यूचुअल फंड को लेकर सिर्फ पॉलिसी नंबर और डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी और पुराने मान्य रिन्यू में ज़रूरी ये डेबिट कार्ड आप दे सकते हैं और पीएफ वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक करें। इसके साथ ये बहुत बड़ी खबर है आधार कार्ड को लेकर, जिस तरह से बताया गया है कि आधार कार्ड ज़रूरी हो गया है, किसी भी तरह से आपको लिंक कराना है 31 मार्च 2018 तक। अब बाकी सेवाओं के लिए भी कोर्ट में बातें चल रही हैं, अब कोर्ट फैसला देगी कि आखिर इन सेवाओं को लिंक किया जाए या नहीं। 139 सेवाओं को इसमें सूचीकृत किया गया है, लिस्ट बनाई गई है। अब देखना होगा किन किन सेवाओं को अभी आधार से जोड़ा जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर आपको फिलहाल अभी मोबाइल फ़ोन जो आपका सिम है और जो आपका बैंक खाता है उसको अनिवार्य है आधार से जोड़ना। जनसत्ता की खबर की तरफ रुख करते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 390 करोड़ का एक और बैंक घोटाला सामने आया है और पंजाब नेशनल बैंक में हुए घोटाले की तर्ज पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 390 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने फर्जी साख पत्र यानी कि LOU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए दिल्ली के करोलबाग की हीरा व आभूषण निर्माता कंपनी द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल के खिलाफ 389.85 करोड़ रुपए के कर्ज के धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है और सीबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शिकायत के 6 महीने बाद गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की। उसमें कंपनी के डायरेक्टर्स सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह और आभूषण निर्माता समूह की अन्य एक कंपनी के द्वारा द्वारका दास सेठ SEZ इनकॉर्पोरेशन के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए हैं और इस बार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शिकार बना। घोटाले में इनके नाम है जो मैंने आपको बता दिए हैं। विदेश भागने के 4 महीने बाद शिकायत आई है।
ये भी विदेश भाग गए हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। कुल मिलाकर जिस तरह से बैंक में घोटाले की ये जो मामले सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। और हम ये ऐसा लग रहा है कि हम सबक लेने वाले नहीं है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ का घोटाला सामने आया। उसके बाद लगातार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मैंने भी आपको खबर बताई। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी इसी तरह की कुछ बातें सामने आ रही हैं। सोचिए, हमें अब ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम हल्के में ले रहे हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने बातें तो कह दी थी कि हम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम जनता के धन से कोई भी अगर खिलवाड़ करेगा। तो ऐसे में नियम कानून क्या बन रहे हैं, नियम कानून जो है क्या उसमें कुछ तब्दीली होगी, या ऐसे ही चलते रहेंगे, या फिर ऐसे ही घोटाले होते रहेंगे, जो आम जनता है उनके पैसे ऐसे ही जाते रहेंगे। ऐसे में सोचने वाला विषय है हमारे लिए, हम सब के लिए, सरकार से लेकर आम आदमी को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसे घोटाले हो क्यों रहे हैं। आम आदमी कर भी कह सकता है, क्योंकि सारे अधिकार तो सरकार के पास है। ऐसे में सरकार को ये सोचना है, अब ऐसी कोई सख्त प्रणाली लेकर आनी है जिससे ये जो घोटाला है ये इतिहास बन जाए, ये दोबारा ना दोहराया जाए। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, इतने करोड़ों रुपए की कोई कर्ज लेता है और फिर वो विदेश भाग जाता है। उसके बाद ये सारे मामले उजागर होते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई करते हैं। हमें बहुत सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। पीएम मोदी ने ये कहा कि जो भी जिस चीज को संभाल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएं। लेकिन जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं उसको अगर वो जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा तो उस पर एक्शन क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। बहुत सोचने वाला विषय है कि आखिर घोटाले लगातार सामने क्यों आ रहे हैं और ऐसे में अब सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए। हालांकि सरकार तो जांच करती ही है, जांच एजेंसियां भी जांच करती हैं, लेकिन आगे क्या होगा, क्या ऐसे घोटाले आते रहेंगे और सिर्फ जांच करते रहेंगे, या यहाँ पर कोई सख्त एक्शन लेंगे जिससे दोबारा ये घोटाले सामने ना आए। तो दर्शकों, आज के अखबारों की सुर्खियों में बस इतना ही। कल फिर से मैं अखबारों की सुर्खियों को लेकर आपके सामने आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।